हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। आज हम इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में बोलेंगे सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। ठीक ना। इसी टाइम में गांधी इरविन समझौता भी होता है, आपको पता होगा। जिसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भाग लेना निश्चित होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1929 में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है लाहौर में। कांग्रेस कांग्रेस कार्यकारिणी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का संकल्प लेती है वहाँ पे। मतलब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया जाता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में। शुरुआत होती है 1930। अच्छा, वार्षिक अधिवेशन था ये, तो लगभग दिसंबर में होता है, 28 दिसंबर के आसपास। ठीक है, तो जनवरी में ही यहीं पे रावी नदी के तट पर इसी समय झंडा फहराया जाता है ना। तो कौन, जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसी समय की बात है जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। अच्छा, 1930 साबरमती आश्रम में हुई जो कार्यकारिणी की जो दूसरी बैठक रही, उसमें महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी इसका नेतृत्व किए, ये भी ध्यान रखना। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च से 1930। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत दांडी मार्च के शुरू होने से होती है। ठीक है, कहाँ से दांडी मार्च शुरू हो रहा? साबरमती आश्रम से। ठीक है, जो कि खत्म कहाँ होगा? 6 अप्रैल को खत्म होगा। 78 प्रतिनिधि साथ में गए इनके, और नमक कानून तोड़ेंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। ये ना, इसी के बारे में कई लोगों ने गांधी की तुलना कई चीज़ों की, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ये जो दांडी मार्च है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक के अभियान की तरह है। ठीक है, तो जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान से की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना 6 अप्रैल 1930 को 78 प्रतिनिधि के साथ नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। जिसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि नेपोलियन का जो एल्बा से पेरिस अभियान था, सेम वही चीज़ यहाँ पे। अब दांडी मार्च गांधी जी ने किया, तो उसी की तर्ज पे देश में जगह जगह पे कई सारे लोगों ने
ऐसे कुछ काम किए। जैसे तमिलनाडु में तंजौर तट है, तंजौर तमिलनाडु में तंजौर तट है। यहाँ पे श्रीराज गोपालाचारी ने क्या किया, श्रीराज गोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। तिरुचेनगोड आश्रम से लेके तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक, ठीक है ना। श्रीराज गोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। फिर शक्ति के विरुद्ध, अब गांधी जी इसमें एक वाक्य बोले, वो वाक्य था दांडी मार्च के दौरान बोला गया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो कई बार स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में ये भी आता है कि ये वाला शब्द, ये वाला वाक्य या उपरोक्त कथन गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अब धरसना नमक गोदाम पर धावा बोलने से पहले गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। धरसना पर धावा बोलते धरसना नमक गोदाम पे, उससे पहले उनको गिरफ्तार किया गया और गांधी जी के स्थान पर अब आ गए अब्बास तैयब जी। फिर तैयब जी गिरफ्तार हुए, सरोजनी नायडू आई फिर। तो ये ध्यान रखना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 अप्रैल को पहुंचते हैं वहाँ पे, 6 अप्रैल को वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर शुरुआत होती सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसके बाद नेतृत्व गांधी जी ने दिया ही, तो गांधी जी नेतृत्व दिए, ये गिरफ्तार हुए तो तैयब जी, जब ये गिरफ्तार हो गए तो सरोजनी नायडू, ध्यान रखना सरोजनी नायडू। तो इस तरीके से हो सकता है क्रम भी आए, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तीन लोगों ने इस तरीके से नेतृत्व किया। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो थे वो गांधी जी के साथी थे, वो उनके साथ मौजूद थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आ चुका है कि अमेरिकी पत्रकार जो वेब मिलर था वो गांधी जी के से संबद्ध था किस घटना के समय, ठीक है। तो ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ठीक। खुदाई खिदमतगार, या इसको बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, है ना। खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन, ये अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा NWFP में चलाया गया था। NWFP में लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाया गया था। तो लाल कुर्ती जिसने पठानों की राष्ट्रीय एकता के नारे को बुलंद किया। प्रश्न आया है पहले कि स्टेटमेंट में कि लाल कुर्ती ने पठानों की राष्ट्रीय एकता के नारे को बुलंद किया, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया, श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। स्टेटमेंट और भी था कि इस्लाम धर्म में सुधारवादी रवैया अपनाया, ठीक है। तो ये 3 चाहिए। पठानों की राष्ट्रीय एकता के नारे को बुलंद किया है इसने, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया और श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की, ठीक है। तो ध्यान रखना लाल कुर्ती में क्या क्या शामिल थे, लाल कुर्ती के उद्देश्य में क्या क्या शामिल थे, या लाल कुर्ती की डिमांड क्या क्या थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कुछ और भी घटनाएं हुई हैं। जैसे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक रहे सिपाही ने क्या किया कि चंद्र सिंह गढ़वाली उनका नेतृत्व कर रहे थे, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे थे
चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इन्होंने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो हो सकता है प्रश्न ये अभी तक तो नहीं आया, लेकिन पूछा जा सकता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली जब निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना किए तो उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो इसी दौरान मणिपुर की जनजातियों ने गैडिनलू के नेतृत्व में सक्रिय भागीदारी दिखाई। किसके नेतृत्व में? गैडिनलू के नेतृत्व में मणिपुर में सक्रिय भागीदारी दिखाई, जिसे कहा गया जिया तरंग आंदोलन। तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर से संबंधित है और गैडिनलू के नेतृत्व में मणिपुर की जनजातियों ने किया। ठीक है, बिहार में क्या हुआ? चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में प्रदर्शन किया गया इसी समय बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हुआ था। ठीक है, सब कुछ हुआ, कहीं धरसना में, कहीं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में, वेदारण्य में, कहीं बिहार, कहीं मणिपुर, कहीं गढ़वाली ने गोली चलाना मना किया। ये इतना सब कुछ होने के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया इन्होंने। मतलब इस काम में इतना सब कुछ होने के बाद ये काम असफल रहा, तो इसका कारण क्या रहा है, ये चीज समझने के लिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए थे। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हरिजन कल्याण के हेतु गांधी जी द्वारा की गई थी 1932 में। ठीक है ना, तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हरिजन कल्याण हेतु 1932 में गांधी जी के द्वारा हुआ था। ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हरिजन कल्याण हेतु हुआ था 1932 में गांधी जी के द्वारा, और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यही इनके रचनात्मक कुछ कार्यक्रम रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, अभी जो पेपर हुआ है 4 अक्टूबर को, उसमें देखिए गांधी इरविन पैक्ट पे बात हुई है, एक प्रश्न भी आया है। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए, सबने अवज्ञा आंदोलन बहुत दूर दूर तक फैला था, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था। तो इस चीज को देखते हुए क्या हुआ कि इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए तो इरविन ने समझौता क्यों किया था? क्योंकि देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। तारीख नहीं याद रखनी, तारीख का इतना महत्व नहीं है, लेकिन 1931 है, 1932 इस तारीख थोड़ा सा याद रखें, इससे आपको क्रम याद रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो इसमें टीबी सप्रू, एम.आर. जयकर के प्रयास से गांधी इरविन समझौता होता है फरवरी 1931 में। कहाँ पे? दिल्ली में। टीबी सप्रू और एम.आर. जयकर के नेतृत्व में या इन दोनों के प्रयासों से फरवरी 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में, जो कि 5 मार्च को संपन्न होता है। इसको गांधी सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा के मिलन की संज्ञा दी थी। अब इसके कुछ प्रावधान रहे हैं। उस दिन के पेपर में देखिए इंग्लिश में था, बात हो रही थी, मतलब इंग्लिश को अगर हम सीधे हिंदी में कन्वर्ट करते तो हो जाता कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना भी इसमें शामिल था। लेकिन वहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात हुई हिंदी में, और इंग्लिश में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट दे दिया गया था। ठीक, तो प्रावधान थे सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, युद्ध बंदियों को रिहा करना, ये भी ऑप्शन था उसमें, लेकिन हिंसा करने वालों को छोड़कर।
युद्धबंदियों को रिहा करना, हिंसा करने वालों को छोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, कर मुक्त नमक बनाने की अनुमति और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। तो ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था और ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इसमें सही थे। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगर हिंदी से कुछ बात ना बने तो इंग्लिश वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आगे से ध्यान रखनी है। हम हिंदी पे ध्यान नहीं देते, इंग्लिश पर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए मामला गड़बड़ होता है और कई लोग इस चक्कर में अपना क्वेश्चन क्या है गलत करके चले आए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एलन कैम्पबेल हैं जो कि इरविन का जीवनीकार भी है। ये एलन कैम्पबेल क्या है? ये जीवनीकार है किसका? इरविन का। इससे क्या कहा था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इसने कहा कि गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था और इरविन का आत्मसमर्पण कहा था। अब कहाँ तक बात सही है, कहाँ तक गलत है, लेकिन इसने ऐसे ही कहा कि जो ये समझौता हुआ है वो गांधी जी के लिए क्या था? सांत्वना पुरस्कार है और इरविन के लिए आत्मसमर्पण है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी पेपर है 11 तारीख को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अगर देख लेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चंस मिल जाएं यहाँ से कुछ। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 1931 में। 1931 में हो रहा है, मतलब गांधी इरविन समझौते के बाद ही हो रहा होगा। तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कराची अधिवेशन हुआ है। कराची अधिवेशन गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए हुआ और इसके अध्यक्ष रहे हैं सरदार पटेल। लाहौर 1929 वाला जो अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ध्यान रखना। इसकी अध्यक्षता किसने की है? सरदार पटेल ने की है। कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। तो कराची का एक ऐसा अधिवेशन रहा, ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। तो कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। यहीं पे एक कथन है गांधी जी का 1931 का कराची अधिवेशन का, प्रसिद्ध है कथन। और कथन है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी जो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम ये संबद्ध प्रस्ताव पारित किए गए, इसका संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप किया था। ध्यान रखना है कि इसका जो प्रारूप था, ये संकल्प था, उसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया और M.N. राय ने सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नेहरू ने तैयार किया और राय ने इसकी क्या की? इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसे महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। कराची अधिवेशन इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, चलिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, वो 3 हुए हैं, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं हैं, वो तीनों एक ही हैं, जो कि 3 बार में
संपन्न हुई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, पहला गोलमेज हो रहा 1930 में, ब्रिटिश सम्राट है, इसने उद्घाटन किया रैमजे मैकडोनाल्ड। पिज्जा आता मैकडोनाल्ड का आजकल, ठीक है। तो अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, प्रधानमंत्री थे वहाँ के। ईसाइयों का प्रतिनिधि किया केटी पॉल ने। ईसाइयों का प्रतिनिधि तो किसने किया? केटी पॉल ने। और दलितों का प्रतिनिधित्व BR अम्बेडकर। तो ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी ने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग ले लिया था। और कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे वाले में भाग लिया था, वो भी सफल नहीं हो पाया, तो फिर से आके यहाँ पे अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ये SS राजपुताना जहाज से गए हुए थे। ठीक है, अम्बेडकर साहब भी गए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पे के विवाद पे क्या हुआ? असफल हो गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तीसरा हुआ, कांग्रेस ने बहिष्कार किया इसका 1932 में, और अम्बेडकर शामिल हुए थे, मतलब तीनों में शामिल हुए थे। तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, तो हम पहले ही बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं, सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट 1932, 24 सितंबर का दिन है, 1932 का साल है। 16 अगस्त 1932 को, देखिए अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अगस्त घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो अगस्त घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की है, कब, किस रूप में? सांप्रदायिक पंचायत के रूप में। इसके तहत दलितों, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया गया। मुसलमान और सिख जो थे वो तो पहले से ही इसमें शामिल थे। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 का था, अगस्त घोषणा के रूप में सामने आया, उसमें दलित, ईसाई, एंग्लो इंडियंस को शामिल किया गया था। इसमें मुसलमान और सिख जो थे वो पहले से ही शामिल थे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसको किसको शामिल किया गया इसमें सांप्रदायिक पंचायत? 1932 वाले में जो अगस्त घोषणा थी, वो दलित, ईसाई और एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध कहाँ स्टार्ट किए? यरवदा जेल में। गांधी जी अपना पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध यरवदा जेल में प्रारंभ किए, जो पूना समझौते के बाद समाप्त होता। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हो रहा? गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में। ठीक है, यह समझौता गांधी अम्बेडकर में मध्य हुआ, परंतु महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये प्रश्न आ चुका है, ये वाली लाइन। ठीक है, कि गांधी जी ने पूना पैक्ट पर साइन किया था, मतलब हस्ताक्षर किए थे, तो गलत है, नहीं किए थे ये। ठीक है, दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर जी थे और हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। समझौता हुआ है गांधी जी के बीच में, साइन किए मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान रखना इसका। सांप्रदायिक निर्णय में दलित वर्ग की सीटों की संख्या 71 थी। जो सांप्रदायिक निर्णय लिया गया, अगस्त घोषणा हुई थी, उसमें दलितों के लिए सीटें निर्धारित हुई थी 71। लेकिन जब पूना पैक्ट होता है उसमें इनकी संख्या 148 बढ़ा दी जाती है, और केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित हुई। ठीक है, तो 148 हो गई। दूसरी चीज, केंद्रीय विधानमंडल में भी
18% सीटें आरक्षित कर दी गई दलितों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हरिजन सेवक संघ, एक ऊपर हम बताए थे अखिल भारतीय क्या छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए 1932 में। पत्रिका निकाले हरिजन। तो भैया हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने की 1932 में ही। अध्यक्ष रहे घनश्याम दास बिरला, इनको जीडी बिरला भी कहा जाता है, घनश्याम दास बिरला भी नाम है इनका। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में की थी, ध्यान रखना इसका। दूसरी चीज, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना हुई है 1920 में। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना हुई है 1920 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित वर्गों का संघ कहा जाता है इसको। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1920 में की थी, जिसको दलित वर्गों का संघ कहा जाता है। ठीक है, दूसरे इनकी संस्थाएं हैं तो ध्यान रखना है। ठीक है, दलित वर्ग संस्थान नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दलित वर्ग संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में मुंबई में की गई थी। ये भी चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर एक बहिष्कृत भारत है, मराठी पाक्षिक पत्रिका है, पाक्षिक मतलब 15 दिन में निकल रही है ये। तो बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक है, इसका प्रकाशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था 1927। ठीक है, एक और है समाज समता संघ। तो समाज समता संघ की स्थापना 1927 में ही की गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसमें सवर्ण हिंदुओं अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो समाज समता संघ 1927 में जो बनाया गया था बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, इसमें सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए इसके उद्देश्य को तय किया गया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। ये चीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोली गई थी। चलिए आगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हो रही है 1934 में। मई 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के दौरान अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। नवंबर 1934 में मुंबई में इसकी नीतियां कार्यप्रणालियों को तैयार किया गया। ठीक है, तो मई 1934 की घटना है कि पटना में कि कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई है। इसी में अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। तो मान्यता कब दी गई है औपचारिक? 1934 के पटना अधिवेशन कांग्रेस की महासमिति की बैठक में। ठीक है, तथा नवंबर 1934 में क्या हुआ है कि बंबई में इसकी नीतियों को और कार्यप्रणालियों को तैयार किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नवंबर 1934 में
इसकी कार्यप्रणाली नीतियों को तैयार किया गया और स्थापना हुई है मई 1934 में पटना में, जो कांग्रेस की महासमिति की बैठक हुई है जिस समय। ठीक है, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे, है ना, और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे इसके। तो वही 1934 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, इसके संयोजक रहे हैं जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी वही इसी की बात हो रही है। तो ये वाला प्रश्न तो आ चुका है पहले। इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य में एक चीज ये थी कि युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना है, तो इसके स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी हमें। ठीक है, बम्बई मैनिफेस्टो कुछ होगा, बम्बई मैनिफेस्टो कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई घटना होगी ऐसी जो बम्बई मैनिफेस्टो के नाम से जानी जाती है। वो हुई है 1936 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बम्बई मैनिफेस्टो में इसमें 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षरित किया और प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी। क्या था कि 21 उद्योगपतियों के द्वारा हस्ताक्षर प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी रहा है बम्बई मैनिफेस्टो। बम्बई मैनिफेस्टो में 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किया था, और वो हस्ताक्षर किस लिए था? समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन के विरोध के लिए था। ठीक है, इस तरीके से समझने में आसानी है कि 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किया था। क्यों किया था? क्योंकि समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध करना था, वही था मैनिफेस्टो बम्बई का। ठीक है, 1936 में लाया गया। ओके, चलिए, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 का चुनाव है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये तो सबसे पहली बात कि 1935 के आधार पे हुआ है ये। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस को यहाँ वोट पूर्ण बहुमत मिला, यहाँ पे इसने सरकार बनाई, तो सरकार बनाई है कहीं और, बहुमत मिला कहीं और भी। ठीक है, अब देखिए, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ मिला? मद्रास, बिहार, यूपी, सीपी है, बरार है, यूपी भी है, उड़ीसा भी है। ठीक है, तो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, और यहाँ पे कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बनाई थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी रही जहाँ पे ये पूर्ण बहुमत तो नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बड़े दल के रूप में उभरी है कांग्रेस। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पूर्ण बहुमत मिला है? मद्रास में मिला है, बिहार में मिला, मध्य प्रांत बरार में मिला है, संयुक्त प्रांत आज के उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा उड़ीसा में। यहाँ पे सरकार भी बनाई गई इनकी, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में जो कांग्रेस उभरी वो थे बम्बई, आसाम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक है, यहाँ पे भी सरकार बनी है। ठीक है ना, तो बम्बई, आसाम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बड़े दल के रूप में उभरा है कांग्रेस, और यहाँ पे भी इसने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी रही जहाँ पे कांग्रेस बड़े दल बनने से वंचित रहा, तो वो है बंगाल, पंजाब और सिंध। प्रश्न ये भी आता है कभी कभी। ठीक है, तो बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा, उसमें एक चैप्टर है कांग्रेस के या सरकार के 28 माह। ठीक है, तो 28 माह तक ये मंत्रिमंडल बना रहा है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा है 28 माह तक। अब 28 माह तक था, तो 28 माह का मतलब क्या है? 12 दूनी 24, 2 साल 4 महीने, यही है ना। अब 2 साल 4 महीना हो गया, 1937 में चुनाव हो रहा है, तो आपको पता है
कि 2 साल 4 महीने बाद क्या होने वाला था, ठीक है, या क्या हुआ होगा। तो 2 साल 4 महीने के बाद शुरुआत हो जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर की। इसमें क्या होता है कि भारत को शामिल कर लिया जाता है, भारतीय जो मंत्रिमंडल बनाया गया है इससे बिना कुछ पूछे, तो पूरा मंत्रिमंडल क्या करता है, इससे त्याग पत्र दे देता है, इस्तीफा दे देता है इसके विरोध में कि बिना पूछे भारत को शामिल क्यों किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। चलिए, तो अब ब्रिटेन ने क्या किया, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। वही बात हुई ना, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में इस्तीफा दिया, जिसकी खुशी में क्या हुआ कि जिन्ना क्या किए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए। इसी की खुशी रही कि जिन्ना ने क्या किया 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया, मतलब बताया कि 22 दिसंबर को हम मुक्ति दिवस मनाएंगे, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पेश किए थे। ध्यान रखना है, ये हो सकता है आपको ना मिले कहीं पे ये वाली लाइन। काश्तकारी बिल पेश किया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने संयुक्त प्रांत में और बिहार में। इस समय प्रधानमंत्री थे जीबी पंत, ठीक है। कानून और न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था, ठीक है ना। तो इस समय क्या हुआ कि प्रधानमंत्री थे जीबी पंत, उसके अलावा कानून और न्याय मंत्री रहे कैलाश नाथ काटजू, और वित्त विभाग जो रहा वो रहा है रफ़ी अहमद किदवई के पास, ठीक है। इसी के बीच में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आता है। त्रिपुरी संकट क्या है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1939 का अधिवेशन होने वाला होता है त्रिपुरी में, ठीक है। तो उस त्रिपुरी में जो अधिवेशन होने वाला था उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं गांधी जी के सहयोगी होते हैं वो पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या किए, मतलब अध्यक्ष वाले चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया हार गए। वो हार गए तो गांधी जी थोड़े से नाराज हुए, ये कहते हुए कि ये इनकी हार नहीं, ये तो हमारी हार है, इनकी हार नहीं मेरी हार है। तो इस बात के लिए क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिए। और फिर यहीं से जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी संस्था की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन हुआ है गुजरात में, हरिपुरा अधिवेशन हुआ है गुजरात में 1938 में। निर्विरोध अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, ध्यान रखना निर्विरोध थे, ठीक है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश त्रिपुरी अधिवेशन 1939 है, 1939 है। वही गांधी जी ने के द्वारा समर्थित रहे पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर गांधी जी से मतभेद हुआ। अब वो मतभेद हुआ तो उसके बाद क्या किया कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, और यही है त्रिपुरी संकट, ठीक है। अध्यक्ष फिर बाद में बने कौन, ना तो पट्टाभी सीतारमैया बने ना ही बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। ध्यान रखना कि अध्यक्ष कौन बना फिर त्रिपुरी अधिवेशन में। 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने वामपंथी विचारधारा से पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, वो भी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद, ठीक है। अच्छा, बटलर समिति है, इस पे प्रश्न आते हैं और आए भी हैं कई बार। 1927 में ये समिति बनाई गई थी, भारतीय रियासत
समिति भी बोल सकते हैं इसको, तो भारतीय रियासत समिति बोल सकते हैं 1927 की, या फिर बोल सकते हैं बटलर समिति। ठीक है। इसका उद्देश्य रहा है भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलिए आगे है पाकिस्तान की मांग। ये सब सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की मांग क्या है? मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 में के मुस्लिम लीग के इस्लामाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने दी थी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए जो पृथक देश की बात हुई है, वो सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो 1930 में इस्लामाबाद में एक अधिवेशन हो रहा है, इसका मुस्लिम लीग का, और इसके अध्यक्ष रहे हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल रहे हैं, और इन्होंने ही अपने भाषण में ये चीज़ बोला था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला था 1930 में और इस्लामाबाद अधिवेशन में। फिर चौधरी रहमत अली हैं, ये पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किए हैं। नाउ और नेवर, आर वी टू लाइव और पेरिस फॉरएवर। ठीक है, तो ये इनका कोई लेख है, नामक अपने पंपलेट में पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया था सबसे पहली बार चौधरी रहमत अली ने, और ये ठीक है ना। तो चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लाइव और पेरिस फॉरएवर नामक अपने पंपलेट में किया था। अब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ 1929, तो इसका हो रहा 1940 में। ठीक है, उसके अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष रहे हैं 1940 के लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग के। इसमें मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग हुई है। ठीक, प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम राष्ट्र का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजल उल हक ने इसको प्रस्तुत किया। कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि प्रारूप किसने तैयार किया, तो उसको पेश किसने किया। तो जो प्रारूप तैयार करेगा वही पेश करना चाहिए उसी को, लेकिन नहीं, यहाँ पे जिनने तैयार किया उन्होंने पेश नहीं किया, पेश किया किसी और ने। तो सिकंदर हयात खान ने इसको तैयार किया था और पेश किया था फजल उल हक ने। ठीक है, पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव दिया था खलील कुज्जमा ने। पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खलील कुज्जमा नाम है इनका। ठीक है ना। तो खलील कुज्जमा ने रखा था पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव। क्या नाम है? खलील कुज्जमा। ठीक है, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया है? 23 मार्च 1943 को। ठीक है ना। तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया है। तो नेहरू, इकबाल है, मोहम्मद इकबाल हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो ये बात इकबाल ने कही थी। ठीक है, एक पे यही है, इतना बस। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को 1940 में स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था वहाँ पे रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी। अगस्त घोषणा बोलते हैं उसको। ये हमारा अगस्त प्रस्ताव है। ये क्या है? को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जो ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, जिसके पहले सत्याग्रही रहे हैं विनोबा भावे और दूसरे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव क्या है कि यही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का समय है।
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया है, जो कि ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, जिसके पहले सत्याग्रही रहे विनोबा भावे और दूसरे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ और नहीं था विशेष। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने किया था और गांधी जी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना हुई है। सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने किया है, ध्यान रखना। और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई। और क्यों? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गांधी जी के आदर्शों का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, इसमें हमने बताया कि यूपीएससी का एक प्रश्न आया भी था यहाँ पे, जो गांधी इरविन समझौते से संबंधित था, और जो ऑप्शंस वहाँ दिए गए थे वो ऑप्शंस यहाँ भी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या किए कि उसको वहाँ से यहाँ लिख डाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये वाला पीडीएफ आपको बहुत पहले मिल चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, साथ में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।